नमस्कार मित्रों। दादा साहेब फाल्के के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। उनके नाम से नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का अवार्ड दिया जाता है, जो कि इस साल आशा पारेख जी को मिला हुआ है। पर उनके जीवन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कैसे उन्होंने भारत की पहली लंबी फीचर फिल्म बनाई, उनके लिए उनको क्या दिक्कत आई थी। तो मुझे लगा कि ये कहानी आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहिए। दादा साहेब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 में त्रंबक में हुआ था। उसके बाद फिर उन्होंने प्राइमरी स्कूलिंग भी वहीं से की थी। फिर वो बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के कला भवन से उन्होंने ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर पेंटिंग ये सब सीखा था। फिर उन्होंने फोटो प्रोसेसिंग और फोटोग्राफी इन सब के बारे में भी सीखा था। और उसके बाद में उन्होंने अपने कैरियर भी उसी के ऊपर बनाया था। वो प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे, फोटोग्राफी भी की थी बीच में थोड़े टाइम के लिए, कर्टन पेंट करने का काम करते थे। तो ये सब काम से उनका जीवन का गुजारा हो रहा था, मिली जुली उनकी जिंदगी चल रही थी। फिर उन्होंने पहली बार 14 अप्रैल 1911 में अपने बेटे बालचंद्र के साथ अमेरिकन इंडिया पिक्चर पैलेस, जो कि गिरिगांव बॉम्बे में है, वहां पर एक मूवी देखी थी जिसका नाम था अमेजिंग एनिमल्स। इस मूवी को देख के वो तो हैरान ही हो गए। उन्होंने देखा कि कैसे एनिमल्स एक दूसरे के पीछे भाग रहे, दौड़ रहे। अब तक तो उन्होंने सिर्फ फोटो ही देखा था, मूविंग एनिमल्स को देखकर ही वो तो हैरान रह गए थे। तो उन्होंने घर पे जाकर अपनी पत्नी सरस्वती बाई को ये बात बताई, तो वो भी ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो फिर वो दूसरे दिन अपनी पत्नी को लेकर मूवी देखने आए। अब उस दिन ईस्टर था, तो वहां पे मूवी चल रही थी लाइफ ऑफ क्राइस्ट, जो कि जीसस के ऊपर थी। तो ये देखकर उनके मन में विचार आया कि हमें भी हमारे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को इस तरह से दिखाना चाहिए। आप देखिए इंडियन नेशनल सिनेमा की सोच कैसे शुरू हुई। भगवान श्री राम और कृष्ण को इस तरह से दिखाना है, इस सोच से ये भारत की मूवी की शुरुआत हुई थी। आज हम वैसे क्या दिखा रहे हैं वो तो अलग ही बात है। खैर उसके बाद उन्होंने अगले दिन से ही 1 साल तक मूवी बनाने के लिए जो भी चीजें जरूरी होती है, बुक्स, कैटलॉग और उनके जो इक्विपमेंट होते हैं, वो सब इकट्ठा करने शुरू कर दिए। वो उनका जुनून इतना था कि वो रोज रात को 4 से 5 घंटा मूवी देखते थे। उनको रात को नींद भी नहीं आती थी, वो सोते भी नहीं थे और इसी वजह से उनकी दोनों आंखों में कैटरेक्ट हो गया था। डॉक्टर ने भी उनको रेस्ट करने की सलाह दी थी, पर फिर भी वो मानने को रेडी ही नहीं थे और अपने जुनून के पीछे वो इतना वो पड़ गए थे कि वो मूवी बनाना ही चाहते थे। अब 1 साल के बाद उन्होंने सब कुछ ये तो अरेंज कर लिया, पर उनको जो मूवी के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो सीखने के लिए लंदन जाना था। अब उसके लिए उनको पैसों की जरूरत थी। तो उस टाइम पे यशवंत राव नाडकर्णी और अब्बा साहेब चिटनी ने उनको 10,000 रुपए लोन पे दिए थे और वो 1 फरवरी 1912 को लंदन के लिए निकले थे। लंदन में उन्होंने जो वॉल्टन स्टूडियो के डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर थे सेसिल हेपवर्थ, उनको मिले थे और वहां पे उनके साथ 2 महीने रह के ये सब सीखा था। और वापस 2 महीने के बाद यानी कि 1 अप्रैल 1912 को वो वापस आए थे भारत। और यहाँ पर आते ही उन्होंने पहला काम किया, फाल्के फिल्म कंपनी की स्थापना कर दी। अब मूवी बनाने के लिए प्रोड्यूसर की जरूरत होती है, तो प्रोड्यूसर को वो क्या कह के वो पैसे मांगेंगे कि मुझे क्या बनाना है। उस टाइम पे किसी को पता ही नहीं था कि मूवी क्या होती है। तो ये दिखाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा रील बनाया। वो जो रील था उसमें उन्होंने एक जो पौधे के बीज थे वो बोए और उसमें से कैसे वो बड़ा होता है और कैसे पौधा बनता है ये सिर्फ दिखाया। 1 महीने तक वो डेली थोड़ा थोड़ा पार्ट को वो शूट करते थे और 1 महीने में सिर्फ 1 मिनट का उन्होंने रील बनाया और उस रील का नाम भी था अंकुराचीवाद। और ये रील लेके वो प्रोड्यूसर के पास जाते और उनको दिखाते और बताते कि मैं ऐसी ही एक बड़ी मूवी बनाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद से वही वापस यशवंत राव नाडकर्णी और दूसरे थे नारायण राव देवारे, उन्होंने लोन पे पैसे दिए और मूवी बनाने के लिए बोला। अब वो राजा हरिश्चंद्र के ऊपर मूवी बनाने वाले थे।
मूवी के लिए उनको हरिश्चंद्र के रोल के लिए हीरो तो मिल गया था, जो था दत्तात्रेय दामोदर दाबके, पर अब उनको हीरोइन नहीं मिल रही थी। उस टाइम में लड़कियों का घर से बाहर जाना भी मना था, उनको एजुकेशन तो कुछ था ही नहीं। अब उस टाइम में हीरोइन कैसे ढूंढे वो? उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी, बहुत सारी नाटक मंडलियों की भी संपर्क किया कि कोई उनकी मूवी में हीरोइन का रोल करे, पर कोई रेडी ही नहीं था। जैसे आज हमारे पास टिकटॉक के लाखों हीरोइनें रेडी है, उस टाइम पे इस काम को करने को कोई रेडी होता ही नहीं था। आखिरकार उन्होंने एक रेस्टोरेंट के जो बावर्ची थे अन्ना सालुंके, जो कि पुरुष थे, उनके पास से ये रोल करवाया। राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी तारामती, उनके रोल में अन्ना सालुंके ने किया था, और उनके हरिश्चंद्र के बेटे का रोल ये फाल्के साहब के बेटे ने किया था, बालचंद्र ने। इस मूवी के रिलेटेड जो भी काम था, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, जो भी सब करना था वो सब फाल्के साहब ने खुद ही किया था। और आखिर 6 महीने और 27 दिन के बाद ये मूवी रेडी हो गई थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 21 अप्रैल 1913 को। आप सोचिए, पहली बार उन्होंने मूवी देखी थी 14 अप्रैल 1911 को, और एग्जैक्टली उसके 2 साल बाद 21 अप्रैल 1913 को उन्होंने मूवी रिलीज भी कर दी। ओलंपिया थिएटर बॉम्बे में ये रिलीज हुई थी, और ये मूवी काफी अच्छी रही थी, सक्सेस भी रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने मोहिनी भस्मासुर बनाई थी, जो कि भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी और भस्मासुर नाम के राक्षस के ऊपर थी। इस मूवी में दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले इन हीरोइन ने काम किया था, और ये दो जो थी वो भारत की पहली फीमेल एक्टर बनी थी। उसके बाद फिर उन्होंने सत्यवान और सावित्री भी बनाई। तीनों जो फिल्में थी वो काफी अच्छी सक्सेस रही थी, तो इससे उनका लोन की भी भरपाई हो गई थी और थोड़ा बहुत पैसा भी इकट्ठा हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि अब इसको और अच्छा करते हैं, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी खरीदना चाहते हैं। तो इसके लिए वो वापस लंदन गए थे। वहां पर लंदन में भी इस मूवी के स्क्रीनिंग हुई थी। वहां के लोगों को भी ये मूवी काफी अच्छी लगी थी। जो वोल्टन स्टूडियो के डायरेक्टर थे सेसिल एफवर्ड, उनको तो इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने दादा साहब को वहीं पर रुकने का ऑफर दे दिया था, और काफी बड़ी अमाउंट उनको ऑफर की थी वहां पर रुककर मूवी बनाने के लिए। पर दादा साहब ने मना कर दिया कि वो सिर्फ भारत के लिए ही मूवी बनाएंगे। अब वो वापस आ गए थे हिंदुस्तान। अब यहाँ पर आ तो गए, पर यहाँ पर हालत खराब हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो अब पहले विश्व युद्ध की वजह से जो रॉ फिल्म्स थी वो मिलने बंद हो गई थी। इन्वेस्टर्स ने आगे पैसे देने से मना कर दिया था, कुछ मूवी चल नहीं रही थी, तो उनकी कंडीशन वापस वो पहले जैसे ही होने जा रही थी। उन्होंने यहाँ तक कि जो अपने बिल्स थे वो न्यूज़पेपर में छपवाए थे और लोगों से रिक्वेस्ट की थी उनकी मदद करने के लिए, और यहाँ तक प्रॉमिस किया था कि वो पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर देंगे, पर फिर भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। आखिर मई 1917 में जो एक बॉम्बे प्रोविजनल कांग्रेस परिषद हुआ था, उसमें लोकमान्य तिलक ने लोगों से अपील की थी मदद करने के लिए। लोकमान्य तिलक की अपील से बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद की, और उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ उसमें से दादा साहब ने लंका दहन मूवी बनाई थी। ये जो लंका दहन मूवी में अन्ना सालुंके, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र में तारामती का रोल किया था, उन्हीं ने इस मूवी में भगवान श्री राम और माता सीता इन दोनों का रोल किया था। तो वो भारत के सिनेमा के पहले ऐसे बने थे जिन्होंने डबल रोल में काम किया हो। ये मूवी भी काफी अच्छी रही थी, काफी सक्सेस रही थी। सितंबर 1917 में ये मूवी रिलीज हुई थी, और इस मूवी के शो जो थे वो सुबह 7 बजे से लेके रात को 3 बजे तक चलते थे। पहले 10 दिन में ही इस मूवी ने 32,000 रुपए कलेक्ट कर लिए थे, और उस टाइम पे जो कॉइन्स कलेक्ट होते थे उसको बोरी में भर के बैलगाड़ी में एक आदमी और उसके साथ बंदूक के साथ वो पैसा शिफ्ट किया जाता था। इतना पैसा उसने कलेक्ट किया था। अब इन सारी मूवी की सक्सेस को देखते हुए फिर ये सब आया बिजनेसमैन की नजर में। उनको लगा कि अब इसमें पैसे कमा सकते हैं, काफी अच्छा बिजनेस है मूवी का। फिर उन्होंने सोचा कि अब इसमें इन्वेस्ट करने जैसा है।
उसके बाद बिजनेसमैन थे तो उनको आइडिया आया कि इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि इसमें पार्टनर ही बन जाए तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने दादा साहब को ये सुझाव दिया कि इसको अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 1 जनवरी 1918 को फाल्के फिल्म कंपनी जो थी वो हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई। अब उसमें बड़े बड़े पार्टनर्स थे और दादा साहब जो थे वो अपनी कंपनी में एक पार्टनर या फिर एम्प्लॉय बन के रह गए थे। उसके बाद भी उन्होंने अगस्त 1918 में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाया। फिर मई 1919 में उन्होंने कालिया मर्दान मूवी रिलीज की थी। ये मूवी भी काफी अच्छी सक्सेसफुल रही थी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी मूवी थी ये साइलेंट मूवी थी। आजकल जो मूवी चल रही है वो सिर्फ डायलॉग और साउंड और सॉन्ग की वजह से होती है, पर उस टाइम पे वो साइलेंट मूवी में भी इतने सक्सेस चल रही थी। तो सोचिए डायरेक्टर का कितना रोल होता होगा, उसमें कितना ध्यान रखना पड़ता होगा डायरेक्टर को एक मूवी के लिए कि पब्लिक जो है वो उस मूवी को देख के बोर ना हो। मूवी अच्छी चल रही थी, सक्सेस भी अच्छा था, पर वो जो थे अब पार्टनर वो तो बिजनेसमैन थे। तो अब उनकी हर बात में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस रहता था कि इसमें अब इतना खर्चा कैसे हो गया, ये काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसे बहुत सारे इंटरफेरेंस थे। तो दादा साहब अब इन सबसे थक चुके थे, तो उन्होंने ये कंपनी छोड़ने का निश्चय कर लिया और वो कंपनी छोड़ के फिर काशी चले गए। वहां पर वो छोटी मोटी नाटक कंपनी के साथ काम करते थे। कुछ नाटक के उन्होंने स्क्रीन भी लिखे थे, स्क्रिप्ट भी लिखा था, पर ज्यादा इतना कुछ रोल नहीं मिला था। तो 1922 में वापस फिर किसी ने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उनकी रिक्वेस्ट को मान के उन्होंने वापस हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी को ज्वाइन कर लिया। फिर 1922 में उन्होंने एक मूवी बनाई थी संत नमेड़ो, और वो ज्यादा चली नहीं। तब से लेके 1929 तक उन्होंने काफी मूवी बनाई, पर उनमें से कोई भी इतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाई जो पहले की मूवी थी उसके मुकाबले। तो अब धीरे धीरे पैसे भी कम होने लगे थे, कुछ ज्यादा कमा नहीं रहे थे, तो जो पार्टनर्स जो पैसे देख के आए थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। अब पार्टनर्स भी कम होने लगे, कंपनी में इतना पैसा नहीं था, तो दादा साहब ने वो कंपनी छोड़ दी और अपनी खुद की एक कंपनी बनाई, फाल्के डायमंड कंपनी। उसके लिए अब वो मूवी बनाने वाले थे। मूवी का नाम था सेतु बंधन। अब वापस प्रॉब्लम तो वही था पैसों का, उनके पास इतने पैसे थे नहीं कि वो अकेले पूरी मूवी बना सके। तो इसके लिए जो पहली कंपनी थी उसके एक पार्टनर थे मायाशंकर भट्ट, उन्होंने उनको 50,000 रुपए दिए थे, पर ये कंडीशन रखी थी कि इसी में उनको मूवी कंप्लीट करनी है। अब मूवी का शुरू तो हो गया शूटिंग, पर पूरा वो 50,000 में कंप्लीट नहीं कर पाए और उन्होंने आगे इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, तो वापस वहां पे मूवी रुक गई। अब फिर से वो दूसरे इन्वेस्टर ढूंढने लग गए। उसी दौरान वामन आप्टे, जो कि वो भी पहली कंपनी में एक पार्टनर थे, उन्होंने थोड़ा बहुत मदद किया और फिर सेतु बंधन को कंप्लीट किया और फाइनली 1932 में वो मूवी रिलीज हुई। पर अब प्रॉब्लम ये था कि वो मूवी जब रिलीज हुई उससे पहले 1 साल पहले 1931 में ही भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी। तो अब जब बोलती फिल्म आ चुकी है तो अब साइलेंट फिल्म कौन देखेगा, तो सेतु बंधन काफी फ्लॉप रही। तो दादा साहब ने फिर से उसी मूवी को हिंदी में डब करके 1934 में रिलीज किया, पर उस टाइम पे वो इतनी चली नहीं। तो इसी वजह से उन्होंने अब अपने काम को छोड़ने का निश्चय कर लिया था। पर कोलकाता के जो महाराज थे राजा राम III, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया मूवी बनाने के लिए और उन्होंने फिर वहां पर गंगा अवतरण मूवी बनाई थी, जो कि उनकी एकमात्र बोलती हुई मूवी है जो दादा साहब ने डायरेक्ट की थी। ये गंगा अवतरण जो थी वो उनकी आखिरी मूवी भी थी। ये 1937 में रिलीज हुई थी। ये मूवी भी मिली जुली रही, कुछ इतना ज्यादा खास कर नहीं पाई। तो इसके बाद से फिर दादा साहब ने रिटायरमेंट ले लिया और उनके बाद उन्होंने कोई भी मूवी नहीं बनाई। आखिर 16 फरवरी 1944 को उनका देहांत हो गया था। भारत सरकार ने 1969 में उनके नाम से दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो जारी किया हुआ है, जो कि भारतीय सिनेमा में जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन रहता है उनको हर साल दिया जाता है। अभी 30 अप्रैल 1918 को उनके 148वें बर्थडे पर गूगल ने उनको गूगल डूडल से भी सम्मानित किया था। तो ये थी दादा साहब की जीवन की कहानी। इसमें काफी सारे उतार चढ़ाव रहे,
उनका पैशन भी देखिए। 41 साल की उम्र में वो पहली बार मूवी देखते हैं और वहां से उनका एक जुनून जागता है, वो खुद मूवी बनाते हैं और वो बन जाते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। फिर उनके कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं लाइफ में। एक टाइम था जब उनकी मूवी काफी अच्छी चल रही थी, फिर उनकी मूवी गिरने लगी, नहीं चल रही थी। तो उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ है जो हमारे लिए भी है, जो हम उसकी लाइफ से कुछ सीख सकते हैं। आपको ये, आप भी अगर दादा साहब के बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट में बताइए, और दूसरे भी ऐसे कोई लेजेंड के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उनके बारे में कहानी आप तक लेके आऊं। धन्यवाद।